वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 20 अक्टूबर 2024 और हम 20 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। इसलिए गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप इस वीडियो के लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ एवं ऑडियो रिवीजन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इको ने किसको इको लाइफ का सीईओ नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए है संदीप गोयनका, ऑप्शन नंबर बी है रमेश सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संदीप गोयनका। किसको नियुक्त किया गया है? संदीप गोयनका को। अब ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? संदीप गोयनका। ये कौन है? संदीप गोयनका। जो ये संदीप है तो संदीप ग्राहक रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन और संचालन की क्षमता, निवेशक संबंध, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की देखरेख करेंगे। उनके नेतृत्व में एससीकेओ लाइफ के उत्पाद प्रस्तावों के विकास और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों को दिशा मिलेगी। अब देखते हैं एस्को लाइफ के प्रमुख कुछ बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें अगर इसके व्यवसाय की शुरुआत बात करते हैं तो एस्को लाइफ ये क्या है? इंसोटेक कंपनी है जो कि एक्को का नया लॉन्च किया गया है और ये एक जीवन बीमा डिवीजन है। D2C मॉडल की बात करें तो एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, जीवन बीमा प्रदाता के रूप में संचालित होता है और इसके सीईओ तो अभी हमने बता ही दिया कौन है? संदीप गोयनका, जो कि 2024 में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्य क्षेत्र की बात किया जाए तो भारतीय उपभोक्ता की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहक केंद्र जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करता है। नेतृत्व की विशेषता इसमें देखा जाए तो संदीप गोयनका जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा, पुनर्बीमा और बीमा कंसल्टिंग में 20 सालों से अधिक का अनुभव रखते हैं। इनकी उत्पाद रणनीति की बात किया जाए तो उत्पाद रणनीति में ये संचालन क्षमता, उत्पाद विकास, वित्तीय प्रदर्शन और दीर्घकालिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। और कंपनी का दृष्टिकोण की बात करें तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन बीमा में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें ग्राहक संतुष्टि और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। वैश्विक अनुभव की अगर बात करते हैं तो नेतृत्व भारत ये कहाँ पे कर रहा है? भारत, यूके, सिंगापुर जैसे बाजारों में विशेषता से प्रेरित है। और इसका विस्तार योजना में अगर बात करें तो संदीप गोयनका के नेतृत्व में एस्को लाइफ रणनीतिक व्यापार प्रबंधन और निवेशक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके विकसित होने के लिए तैयार है। ये हो गए इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मोहन जी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेंडा काली, ऑप्शन नंबर सी है संतोष कुमार और ऑप्शन नंबर डी है रघुनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहन जी को। किसको मिला गया है प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार 2024? मोहन जी को। ये है आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? मोहन जी। ये कौन है? मोहन जी। तो मोहन जी को अगर बात किया जाए तो मोहन जी को अभी सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में वैश्विक मानवीय नेता मोहन जी को 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड कार्यक्रम में उनके वैश्विक योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। अब मोहन जी जो है ये मोहन जी है, कौन है? मोहन जी। और ये प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम उन नैतिक और दूरदर्शी नेताओं को सम्मानित करता है जिनके कार्य जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं, लोगों लाभ और उद्देश्यों को एक साथ लाते हैं और एक बेहतर, अधिक टिकाऊ दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। और ये पुरस्कार उनकी करुणा, दया, अहिंसा पर आधारित शिक्षाओं को मान्यता देता है, जिसने 90 से अधिक देशों में हजारों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। और उनकी मुख्य दर्शन शास्त्र BU यानी स्वयं लोगों को जागरूकता बढ़ाने और जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अब अगर इसकी बात किया जाए मोहन जी फाउंडेशन की तो ये फाउंडेशन जो है 5 महाद्वीपों पर 15 देशों में औपचारिक रूप से पंजीकृत है और इसकी गतिविधियां जो 80 से अधिक देशों में भी फैली हुई हैं। और अगर इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थापित है जो यहाँ के संघीय प्रशासन के नेतृत्व में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने किसको पैट्रिक जे मैकवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है संतनु नारायण, ऑप्शन नंबर सी है अभिनव आस्थाना और ऑप्शन नंबर डी है सुधीर शेट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारायण मूर्ति को। किससे सम्मानित किया गया? नारायण मूर्ति को मैक
गवर्नर पुरस्कार से। और ये है नारायण मूर्ति, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं चित्र में, यह नारायण मूर्ति है, ठीक ना। अब चिराटे वेंचर जो कि एक प्रमुख भारतीय वेंचर कैपिटल फंड है, ने 2024 के पैट्रिज जे मैक गवर्नर पुरस्कार के तहत 3 प्रभावशाली नेताओं को सम्मानित किया। इंफोसिस के संस्थापकों ने नारायण मूर्ति हैं, उनके तकनीकी उद्योग में क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। और संतनु नारायण को एडोब के चेयरमैन और सीईओ हैं को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अभिनय अवस्थाना को जो कि पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक हैं, इनको एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड पैट्रिक जे मैक गवर्नर की विरासत को सम्मानित करते हैं, जो कि तकनीकी मीडिया में एक अग्रणी और भारतीय उद्यमशीलता के शुरुआती सार्थक थे, क्या थे, समर्थक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अब इसमें अगर हम देते हैं नारायण मूर्ति को, तो ये इंफोसिस के संस्थापक जो कि आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है। अब इसमें मैकवारगन अवार्ड की बात करते हैं, तो इसमें इसको 2016 में स्थापित किया गया है। और यह उन नेताओं के प्रभाव का जश्न मनाता है जिन्होंने तकनीकी और उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजकुमार हिरानी, ऑप्शन नंबर बी है कुमार राजामौली, ऑप्शन नंबर सी है रोहित शेट्टी और ऑप्शन नंबर डी है महेश भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार हिरानी को। तो अभी राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये है राजकुमार हिरानी। ये कौन है? राजकुमार हिरानी है। ये कौन है? राजकुमार हिरानी है। अब इन राजकुमार हिरानी की अगर हम बात करते हैं तो जो इनको ये सम्मान मिला है, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार सम्मान जिसका मेन उद्देश्य होता है उन कलाकारों को सम्मानित करना जिन्होंने भारतीय सिनेमा में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि किशोर कुमार ने किया था। अब ये किशोर कुमार की बात करें, यानी ये सम्मान जो दिया जाता है किशोर कुमार की उपलब्धि के सापेक्ष दिया जाता है। जो किशोर कुमार है ये खंडवा यानी मध्य प्रदेश में जन्मे। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अगस्त 1929 को। और ये खंडवा से मुंबई तक का इन्होंने सफर किया, लेकिन अपने गांव परिवेश से हमेशा जुड़े रहे। वहां से संबंधित हर एक गतिविधियों से उनका बहुत अच्छा नाता था। और इनका अंतिम संस्कार भी 13 अक्टूबर 1987 को खंडवा में ही किया गया था। अब ये राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार भारतीय मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जो कि पटकथा, लेखन, निर्देशन और पार्श्व गायन जैसे क्षेत्रों में कलात्मक उत्कृष्टता का जश्न मनाकर यह न केवल किशोर कुमार का विरासत को जीवित रखता बल्कि उन समकालीन प्रतिभाओं को भी पहचानता है जो भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान दे रही है। और इस पुरस्कार को कई वर्षों से उल्लेखनीय हस्तियों ने प्राप्त किया, जिसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक और निर्देशक भी शामिल हैं। अब राजकुमार जी की बात करते हैं अगर, तो राजकुमार जो है इन्होंने कई अच्छी फिल्मों का निर्देशन किया है। जैसे 2003 में इनकी एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, फिर 2006 में आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, और 2009 में इन्होंने 3 इडियट और 2014 में पीके बनाया था, जो कि अन्य क्षेत्रों से समाजवाद से मनोरंजन के साथ साथ उसमें कई फैक्ट शामिल होते हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने नए जोखिम आधारित फोकस के साथ ग्रे लिस्टिंग नियमों को कड़ा किया है? ऑप्शन नंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी है नबी फिनकॉर्प लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किसने किया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATC ने। ये है FATC, ये क्या है? सॉरी FATF है। क्या है? FATF। तो जो FATF है तो इसने कुछ संशोधित मानदंड निर्धारित किया जिसमें उन देशों की सक्रिय समीक्षा को प्राथमिकता देते हैं जो विशिष्ट जोखिम मानदंडों को पूरा करते हैं। विशेष रूप से FATF सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें कौन कौन से शामिल आएंगे? विश्व बैंक के उच्च आय वाले देशों की सूची में शामिल देश, यानी उन देशों को छोड़कर जिनके वित्तीय क्षेत्र में केवल 2 या उससे कम बैंक हैं। और अगला पॉइंट है उन देशों के वित्तीय क्षेत्र की संपत्ति $10 मिलियन से अधिक होना चाहिए।
फिर इसमें कम विकसित देशों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि वे धन शोधन या आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिम न उत्पन्न करें। अब अगर इसमें देखा जाए तो FATF ने कुछ ग्रे सूचियों में वित्त पोषण किया, जिसमें देखा जाए तो ग्रे सूची में कौन से देश आएंगे? वे देश जो आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, उन्हें FATF की ग्रे सूची में रखा जाता है। और ये सूची में देश शामिल देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। अब FATF की ग्रे सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और येमेन। ये इतने देश हैं जो कि ग्रे सूची में शामिल हैं। अब इसमें बात करते हैं FATF की। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका ये कब फाउंडेड हुआ था? जुलाई 1989 को। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। और इसके फाउंडर कौन है? ग्रुप ऑफ 7, यानी इसमें जो 7 ग्रुप है वो इसके फाउंडर है। और ये इसका प्रेसिडेंट कौन है? एलिसा डे एंडा मोड्राजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार कितने बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1.1 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 5.3 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी है 886 बिलियन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है। यानी 1.1 बिलियन ऐसे लोग हैं जो कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नीचे जी रहे हैं, यानी जीवन यापन इनका बहुत खराब है। अब ये है, इसमें देखते हैं गरीबी की दशा क्या होती है। तो इसमें यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी OPHI द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें 112 देशों और 1359 से अधिक उपराष्ट्रीय क्षेत्रों के अद्यतन आंकड़े शामिल हैं। यानी इसमें लगभग 112 देश और 1359 से अधिक ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो गरीबी के उसमें आ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं बाल गरीबी की बात करते हैं। तो बाल गरीबी में तो गरीब आबादी में से अधिक 584 बिलियन ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और इनका मतलब कि बच्चों पर गरीबी का गंभीर प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसमें से 27.9% बच्चे गरीबी में जी रहे हैं, जबकि वयस्कों में यह दर 13.5% है। मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित गरीबी अगर बात करें तो कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित है, जैसे कि पर्याप्त स्वच्छता नहीं है, यानी स्वच्छता के मामले में देखा जाए तो 828 मिलियन लोग हैं। आवास यानी जिनके पास ना तो रहने की सुविधा, यानी 886 मिलियन ऐसे लोग हैं। और खाना पकाने का ईंधन यानी 998 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको सही तरह से खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध नहीं है। अब इसमें पोषण की बात करते हैं तो 637 मिलियन लोग ऐसे हैं जो घरों में रहते हैं लेकिन जहां कम से कम एक व्यक्ति कुपोषित मिलता ही है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में यह समस्या विशेष रूप से देखी जा सकती है। अब इसमें कुछ संघर्ष का अगर प्रभाव देखा जाए तो यह रिपोर्ट बताती है कि संघर्ष से प्रभावित देशों में 10 MPI संकेतों में महत्वपूर्ण अधिक वंचना दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में 25% से अधिक गरीब लोग हैं जो कि बिजली से वंचित है, जबकि स्थिर क्षेत्रों में अगर यह दर देखा जाए तो 5% से थोड़ी अधिक है। और इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा की बात करें तो संघर्ष क्षेत्रों में 17.7 बनाम स्थिर क्षेत्रों में 4.4 और पोषण संघर्ष में अगर देखा जाए तो 20.8 और इसके बनाम देखा जाए तो 7.2%, यानी ये असमानता देखी जा रही है। यानी कहा जाए तो गरीबी का स्तर बहुत तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 9000 रन पूरे किए? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है युजवेंद्र चहल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। किसने अभी टेस्ट मैच में 9000 रन पूर्ण किए? विराट कोहली ने। तो ये है विराट कोहली, ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? विराट कोहली है। तो अभी विराट कोहली ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 4थे स्थान पर पहुंच गए। अब वह केवल देखा जाए तो पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर है, दूसरे में सुनील गावस्कर और तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ आते हैं और चौथे में ये आ गए हैं विराट कोहली। अगर विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली ने यह मील का पत्थर साबित कर दिया, यानी उन्होंने 116 टेस्ट मैचों में 9000 रनों को पूरा किया। अब सचिन तेंदुलकर की बात किया जाए तो अभी तक उनके कितने रन है टेस्ट मैच में?
तो इनके हैं 15,921 रन है, और राहुल द्रविड़ के 13,265 रन है, सुनील गावस्कर के 10,122 रन, और 9,000 रन किसने पूर्ण किया है? विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त में होगा? ऑप्शन नंबर है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। कहां पे अभी डायलिसिस सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगा? हरियाणा में। तो ये है हरियाणा के सीएम, कौन है? हरियाणा के सीएम सैनी जी हैं। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी ने ये घोषणा की है कि अभी जितने भी यहाँ पे डायलिसिस होगा वो सब मुफ्त में किया जाएगा। क्या होगा? मुफ्त में किया जाएगा। तो अभी सैनी जी ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। जबकि अगर हम डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस का महीने भर का खर्चा 20 से 25,000 रुपया आता है, और इसका वहन करने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी घोषणा कर दी है। अब अगर इनके कुछ उपलब्धियां देखा जाए तो अभी हरियाणा सरकार ने धान खरीद में किसानों के लिए 3,056 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई, और 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। अगर रोजगार की बात करते हैं तो 25,000 नौकरियां सृजित की गई, जिसे हरियाणा के युवाओं के लिए दिवाली तक तोहफा बताया गया है। आरक्षण नीतियों में अगर बात करें तो सैनी जी ने घोषणा की थी कि राज्य सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण पर दिए गए निर्णय को लागू करने की योजना बना रहा। अब देखते हैं, ये है हरियाणा, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हरियाणा। अगर इंडिया मैप में बात करें तो हरियाणा आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो हरियाणा की कैपिटल क्या? चंडीगढ़। और ये कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, और इसके सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में झारखंड में महिलाओं के लिए संचालित मैया सम्मान योजना के तहत मासिक मानदेय 1,000 से बढ़ाकर कितने रुपया कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है 1,500 रुपया, ऑप्शन नंबर बी है 2,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी है 2,100 रुपया, और ऑप्शन नंबर डी है 2,500 रुपया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2,500 रुपए। अभी कितना कर दिया गया? 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया। ये है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी अध्यक्षता में कैबिनेट में महिलाओं के लिए संचालित मैया सम्मान योजना के तहत मासिक मानदेय को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया, और यह निर्णय भाजपा की गोगो दीदी योजना के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा, जिसमें भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में बुनियादी ढांचा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को सुधारने के लिए 28 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो नेतारहाट पर्यटन विकास, आवासीय विद्यालय, सड़क, बुनियादी ढांचा, शैक्षिक पहल, अनाथ और विकलांग छात्रों के लिए सहायता, लंबित वेतन का भुगतान, और चाय जनजातियों के लिए संस्कृति अधिकार। ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको इन्होंने मंजूरी दे दी है। अब ये है झारखंड, ये आपको जो मैप में दिखाई दे रहा है ये क्या है? पूरा ये है झारखंड है। रेड कलर में आपको जो समझ में आ रहा है ये है झारखंड। तो झारखंड, तो ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 को, और ये इसकी कैपिटल क्या है? रांची, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की किस धारा की वैधता बरकरार रखी है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 6 ए, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 29 ए यानी धारा 29 ए, ऑप्शन नंबर सी है धारा 6A2 है। क्या है? 6A2, ऑप्शन नंबर डी है धारा 18 यानी सेक्शन 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 6A। किसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को की वैधता को बरकरार रखा है। अभी है सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी धारा ये क्या है इसको देखते हैं। तो यह एक धारा 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए हुए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से जुड़ी हुई है। अब इसमें बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता नियम की धारा 6 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। जबकि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5
न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है, जबकि प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है, जबकि न्यायमूर्ति पर्दीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6A को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट के बहुमत के फैसले में कहा गया कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च 1971 तक की समय सीमा सही है। नागरिकता अधिनियम धारा 6A पर कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जाति समुदाय की उपस्थिति का मतलब है अनुच्छेद 29A का उल्लंघन, जबकि ये कदापि नहीं है। अब ये किया है, ठीक ना। यह है असम, ये आपको मैप में दिखा। तो असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, और इसकी कैपिटल दिसपुर है। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। फ्रेंड्स, ये हो गए आज के प्रमुख करंट अफेयर। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, निसंकोच कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।